हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। बट उससे पहले हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जो हमने होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एलिफेटिक साइक्लिक, जो भी हमने छोटी छोटी टर्म्स पढ़ी थी उनको आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा एक चार्ट के अंदर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप इसे अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका हमें क्या देखना है आज, क्लासिफिकेशन। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो यहाँ पे टू टाइप के हो जाते हैं। कितने टाइप के हो जाते हैं? टू टाइप के। देखिए, आपको भी पता है, एक तो क्या हो जाएगा, जो साइक्लिक होता है तो उसे हम क्या बोल देंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स। तथा दूसरे क्या होते हैं, ओपन चेन, यानी उन्हें हम क्या बोल देंगे, ओपन चेन कंपाउंड्स। तो हमारा यहाँ पे जो पहला कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन चेन, ओपन चेन ओपन चेन, ओके। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, साइक्लिक, साइक्लिक या क्लोज चेन, ओके। ये क्या हो गया हमारा, टू टाइप का। एक तो क्या हो गया, ओपन चेन, तथा दूसरा क्या हो गया, क्लोज चेन या साइक्लिक। अब देखिए, ओपन चेन को हम और क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम इसे एलिफेटिक भी बोल सकते हैं और हम यहाँ पे इसे असाइक्लिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, असाइक्लिक। तो यहाँ पे आपको तीन जो ये वर्ड है वो ध्यान में होने चाहिए। क्या हो गया, एक तो ओपन चेन हो गया, एक क्या हो गया, एलिफेटिक हो गया, और एक क्या हो गया यहाँ पे, असाइक्लिक हो गया। अब देखिए, हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले ओपन चेन में। ओपन चेन में ये क्या हो जाता है, टू टाइप का हो जाता है। एक तो होता है सैचुरेटेड या सैचुरेशन बोल दो आप इसे, और दूसरा हो जाता है हमारा अनसैचुरेटेड। दूसरा क्या है यहाँ पे, अनसैचुरेटेड, ओके। तो देखिए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, हमने सैचुरेशन अनसैचुरेशन की कल बात कर ली थी। अब यहाँ पे हमें देखना है कि सैचुरेटेड कौन होगा। तो सैचुरेटेड यहाँ पे कौन होते हैं, एल्केन। कौन होते हैं, एल्केन। ध्यान रखना है आपको, यानी सैचुरेटेड यानी कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्केन। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि एल्केन को हम और क्या बोल सकते हैं, पैराफिन। क्या बोल सकते हैं, एल्केन को और क्या बोल सकते हैं, पैराफिन। याद रखना आप, इसे और क्या बोल सकते हैं, पैराफिन। तो आपको समझ में आ गया सैचुरेटेड का मीनिंग। और सैचुरेटेड कौन हो गया, एल्केन, और इसे हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, पैराफिन। अब देखिए, जो अनसैचुरेटेड होते हैं इसमें दो कंपाउंड आ जाते हैं। एक हमारा आ जाता है एल्कीन, तथा दूसरा हमारा यहाँ पे आ जाता है एल्काइन। ठीक है। अब देखिए, एल्कीन क्या होता है, जहां पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, और एल्काइन क्या होता है, जहां कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ पे एल्केन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। तो आपको ये समझ में आ गया, एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए, जैसे हमने इसको पैराफिन बोला, वैसे हम इसको क्या बोलेंगे, ओलिफिन। क्या बोलेंगे, ओलिफिन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तो क्या हो गया हमारा, पैराफिन, ये क्या हो गया हमारा, ओलिफिन। और इसे हम क्या बोलेंगे, एसिटिलीन। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी हो गई हमारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे, कि हम एल्केन को क्या बोलेंगे, पैराफिन। फिर हम यहाँ पे एल्कीन को क्या बोलेंगे, ओलिफिन। और एल्काइन को क्या बोलेंगे, एसिटिलीन। तो यहाँ पे हमारा
ये पार्ट होता है ओपन चेन का कंप्लीट। अब हम चलेंगे साइक्लिक या क्लोज चेन की तरफ। तो देखिए ये भी हमारे यहाँ पे टू टाइप की हो जाती है, टू टाइप की हो जाती है, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट होगी हमारी होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और सेकंड होगी हेटेरोसाइक्लिक। अब देखिए होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक आपने कल पढ़ लिया था, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि होमोसाइक्लिक क्या होता है और हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि होमोसाइक्लिक को किस प्रकार हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं और हेटेरोसाइक्लिक को किस प्रकार हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए जो ये होमोसाइक्लिक होता है वो टू टाइप से डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक आ जाता है एलिसाइक्लिक और दूसरा आ जाता है एरोमेटिक। एक क्या आ जाता है यहाँ पे एलिसाइक्लिक और दूसरा क्या आ जाता है एरोमेटिक। तो देखिए एलिसाइक्लिक का मीनिंग तो कल आपने देख लिया था। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एरोमेटिक का मीनिंग देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो यहाँ पे हमें एरोमेटिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा ये एक बार देख लेते हैं चार्ट, उसके बाद में हम एरोमेटिक हेडिंग डालेंगे, फिर उसमें हम हकल का रूल देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलिसाइक्लिक हमने देख लिया था, और देखिए एरोमेटिक जनरली अभी तो हम ले लेते हैं कि इस प्रकार का कोई कंपाउंड होगा जो क्या करेगा, हक्कल का रूल फॉलो करेगा। किसका रूल? हक्कल का रूल, हक्कल रूल फॉलो करेगा, वो क्या हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। और एलिसाइक्लिक आपको कल बताया ही था, यहाँ पे क्या होगा, किसी भी कार्बन पे क्या हो, एक sp3 हो तो वो क्या हो जाएगा एलिसाइक्लिक। तो ऐसा कोई कंपाउंड होगा तो वो क्या हो जाएगा एलिसाइक्लिक। देखिए हम हक्कल का रूल अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जस्ट थोड़ी देर बाद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हक्कल का रूल, इसे पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे होमोसाइक्लिक कंप्लीट हो गया। अब देखिए हेटेरोसाइक्लिक में होता है एलिसाइक्लिक और इसमें भी क्या होता है एरोमेटिक। तो हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे भी टू टाइप देखने वाले हैं, जिसमें पहला टाइप क्या होगा एलिसाइक्लिक और दूसरा क्या होगा एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसी स्थिति होगी, बट यहाँ पे एक जो एटम होगा वो क्या होगा डिफरेंट आ जाएगा, यानी कार्बन के अलावा एक कोई दूसरा एटम आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे एलिसाइक्लिक। जैसे हम बात करते हैं इस प्रकार का कोई कंपाउंड ले लिया, ये क्या हो गया हमारा एलिसाइक्लिक। देखिए यहाँ पे sp3 आपको दिखाई दे रहा है, ये तो ऑक्सीजन आ गया डिफरेंट, और यहाँ पे क्या है sp3 कार्बन है, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे एलिसाइक्लिक। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक की। तो देखिए एरोमेटिक इसी की तरह होगा, बट कार्बन की जगह एक क्या आ जाएगा डिफरेंट एटम आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एरोमेटिक। तो देखिए इसमें हम बात करते हैं एरोमेटिक के एग्जाम्पल की। तो देखिए इस प्रकार का कोई आपने कंपाउंड ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक, और यहाँ पे भी क्या फॉलो होगा हक्कल का रूल फॉलो होगा। तो आपने इस पूरे चार्ट को समझ लिया अच्छे तरीके से कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने क्या देखा है, हमने टू टाइप से इसको क्लासिफाई कर दिया है। यहाँ पे पहला क्या है हमारा ओपन चेन है और दूसरा क्या है हमारा साइक्लिक या क्लोज चेन है। इसमें हमने देख लिया कि जो ये ओपन चेन होता है टू टाइप का होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है एल्केन होता है, एल्केन क्या होता है सी सिंगल बॉन्ड सी। फिर हमने देखा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में क्या होता है एल्किन होता है, एल्काइन होता है, एल्किन एल्काइन क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइन एल्किन को हम क्या बोल सकते हैं ओलिफिन बोल सकते हैं, एल्काइन को हम क्या बोल सकते हैं एसिटिलीन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ओपन चेन की पूरी बात कर ली। फिर हम चले साइक्लिक रिंग की तरफ या क्लोज
चेन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, हमने इसे 2 टाइप में डिवाइड किया था, एक था होमोसाइक्लिक, दूसरा था हेट्रोसाइक्लिक। ओके, फिर हमने होमोसाइक्लिक को 2 टाइप में डिवाइड किया था, एक था एलिसाइक्लिक, दूसरा था एरोमेटिक। फिर हमने हेट्रोसाइक्लिक को 2 टाइप में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। फिर हमने देखा कि एलिसाइक्लिक क्या होता है, कल का हमने मीनिंग समझा हुआ था। फिर हमने क्या ले लिया है, कोई भी कंपाउंड ले लिया एग्जाम्पल के लिए। फिर हमने एरोमेटिक देखा, एरोमेटिक क्या होता है, हकल का रूल जो फॉलो करता है। एरोमेटिक को अभी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है 101%। तो यहाँ पे एरोमेटिक हमने देख लिया। फिर हमने हेट्रोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक देख लिया और हेट्रोसाइक्लिक का ही हमने एरोमेटिक देख लिया। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा चार्ट होता है वो कंप्लीट होता है। देखिए आपकी जो छोटी छोटी चीजें हमने कल बात करी थी वो सारी यहाँ पे काम आ गई। इसलिए मैंने पहले चार्ट नहीं बनवाया था, पहले मैंने क्या मीनिंग समझाया था आपको, ये जो छोटे छोटे टर्म्स है इनकी मीनिंग मैंने आपको समझाई थी ताकि आप अच्छे से इसे कवर कर पाओ। अगर हम पहले ही बना देते फिर उसके बाद समझाते तो समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता। इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे, ये आपको अच्छे तरीके से अब बता दिया। अब हम चलते हैं एरोमेटिक की तरफ। यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो यानी यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या रहेगा, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो देखिए आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक इन तीनों का मीनिंग समझ में आना चाहिए। यानी ये जो तीनों वर्ड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसके लिए हमें 4 बातों की आवश्यकता होगी, यानी इन 4 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जो एरोमेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, पहली बात तो साइक्लिक होते हैं। क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। ओके, फिर साइक्लिक तो हो गए, उसके बाद में होना क्या चाहिए साथ में, ये प्लेनर भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्लेनर यानी समतलीय। साइक्लिक यानी चक्रीय। फिर तीसरी बात है यहाँ पे कि प्लेनर कब होगा, ये जब यहाँ पे sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तभी तो ये क्या होगा, प्लेनर होगा। फिर यहाँ पे थर्ड क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट क्लोज कॉन्जुगेशन। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो अनुनाद होता है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो ये हमारा फोर्थ है वो इम्पोर्टेंट है, वो क्या होगा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। किसको, 4n + 2 पाई, 4n + 2 पाई को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और ये 4n + 2 पाई क्या होता है, हक्कल का रूल होता है। क्या होता है, ये हक्कल का रूल होता है। तो आपको समझ में आ गया कि जो एरोमेटिक होते हैं उसमें हमें 4 बातें ध्यान रखनी है। पहली क्या ध्यान रखनी है हमें कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो प्लेनर होना चाहिए। और तीसरा क्या ध्यान रखना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अनुनाद होता है, अनुनाद यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसे क्या बोलते हैं, अनुनाद। ये यहाँ रोटेट करेगा, ये यहाँ रोटेट करेगा, तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये क्या होने चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। उसके बाद क्या ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे जो हक्कल का रूल होगा वो क्या होगा, 4n + 2 पाई फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब देखिए हक्कल का रूल समझना है हमें यहाँ पे। तो देखिए हक्कल का रूल क्या बोलता है कि जब हम n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख दें तो यहाँ पे जितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सब क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। तो देखिए अगर मैंने इस n की जगह कितना रखा, 0 रखा, जैसे मैंने n की जगह 0 रखा तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0, बचा क्या, ओनली 2 पाई। तो वेन
n इज 0, n 0 हो गया तो क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। फिर अगर मैंने 1 रखा यहाँ पे तो 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6, तो कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जब मैंने n बराबर 1 रखा तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन क्या मिला, 6 पाई। जैसे ही आप n बराबर 2 रखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी इस प्रकार अगर आपके कहीं पे भी आपको रिंग के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख जाए या 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख जाए या 10 पाई इलेक्ट्रॉन दिख जाए, यानी 2 4 6 या इससे आगे आप 3 रख के निकाल लेना, 4 रख के निकाल, ये जब आ जाए संख्या तो वो पक्का क्या होगा, एरोमेटिक होगा। लेकिन उसके साथ ये भी होना चाहिए कि वो समतलीय होना चाहिए और कंप्लीट कॉन्जुगेशन। तो हक्कल का रूल आपको क्या बोलता है, 2 पाई 6 पाई 10 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। तो देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया तो देखिए ये हमारा एग्जांपल है यहाँ पे। तो बताइए ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो पहली शर्त क्या है हमारी, साइक्लिक रिंग होनी चाहिए। क्या है ये, साइक्लिक रिंग है, चक्रीय है, हाँ ये है। तो पहली तो हमारी जो शर्त है वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई। फिर देखना है ये प्लेनर है क्या, हाँ प्लेनर है। यहाँ पे भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 1 2 और 1 हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो गया हमारा, समतलीय भी हो गया। यानी यहाँ पे sp3 नहीं है, ओनली क्या है sp2। इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं आप। फिर कंप्लीट क्लोज कॉन्जुगेशन, हाँ यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है, ये पॉजिटिव और ये बॉन्ड, इसके बीच में क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। क्या ये हक्कल का रूल फॉलो करता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आती है। तो देखिए हक्कल का रूल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन 2 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, 10 पाई हो सकता है। तो देखिए अभी यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना है, ये वाला पाई बॉन्ड है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो कितना इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में आ रहा है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये सिस्टम क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया। तो ये वाली कंडीशन में फुलफिल हो गई, इसलिए ये क्या हो गया, एरोमेटिक। ये क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो इस प्रकार हम एरोमेटिक को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन एरोमेटिक क्या होता है और एंटी एरोमेटिक क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक की, नॉन एरोमेटिक को हम बाद में समझेंगे। देखिए एरोमेटिक और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। यानी ये भी साइक्लिक है तो वो भी साइक्लिक होगा, ये प्लेनर है तो वो भी प्लेनर होगा, यहाँ पे कंप्लीट है तो वहां पे, बट यहाँ पे हक्कल का रूल फॉलो नहीं होगा। बस एंटी में यही समझना है। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, जो ये हक्कल का रूल होता है वो फॉलो नहीं होता है, बाकी सब यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो एंटी एरोमेटिक क्या होगा, सिर्फ हक्कल का रूल फॉलो नहीं करेगा। तो बाकी ये 3 चीजें तो सेम वैसी की वैसी आएगी, बस यहाँ पे क्या लिखना है, हक्कल रूल इज नॉट फॉलो। तो यानी यहाँ पे पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन। तो पहली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, साइक्लिक। दूसरी क्या होनी चाहिए, प्लेनर। और तीसरी क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन। और चौथा क्या होना चाहिए, हक्कल रूल फॉलो नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे फर्क आएगा। तो यहाँ पे फॉलो क्या होगा, ओनली 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4n 2 पाई ना होके क्या हो जाएगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक। जैसे हम यहाँ पे n की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, n की वैल्यू 0 रखी तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई। तो बचा क्या हमारे पास, ओनली 1 पाई इलेक्ट्रॉन, पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी, 0। अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी, जैसे n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4। तो ये क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे n की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाता है 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए 0 रखा तो पूरी टर्म 0, 1 रखा तो 4 इंटू 1 कितना होता है 4, फिर 2 रखा तो 4 इंटू 2 8, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन। जब भी ऐसा सिस्टम दिख जाए आपको, या तो क्या हो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो या क्या हो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो इस प्रकार का सिस्टम क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। तो आपको समझ में आ गया एंटी एरोमेटिक किस प्रकार का सिस्टम होगा, जहाँ पे 4 पाई या 8 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। फिर हम देखते हैं नॉन एरोमेटिक। तो देखिए
नॉन एरोमेटिक का मतलब एरोमेटिक वो होगा ही नहीं, यानी पहली शर्त तो क्या होगा, असमतलीय। क्या होगा, इसमें भी हम कंडीशन लिख लेते हैं 1 2 3। तो देखिए पहले तो क्या होगा, असमतलीय। जैसे ये दोनों समतलीय हो रहे थे वैसे ये क्या होगा, असमतलीय यानी नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। कंप्लीट कॉन्जुगेशन यहां पे नहीं होगा, तो क्या होगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन एब्सेंट, नहीं होगा। फिर है यहाँ पे फोर्थ कंडीशन, यहाँ पे किसी भी प्रकार का रूल नहीं लगेगा। फिर है यहाँ पे एक कंडीशन और बाकी रह जाती है, तो हम यहाँ ऐसे बोल देते हैं कि कितने भी पाई बंद हो सकते हैं, कितने भी पाई बंद होगा, तो ये भी चक्रीय ही, यानी साइक्लिक सिस्टम में कितने भी पाई बंद हो सकते हैं, ये असमतलीय होगा और कोई कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होगा और यहाँ पे किसी प्रकार का रूल फॉलो नहीं होता है। अब देखिए इन दोनों के एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पे हमने एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की जनरल जो शर्तें थी उनको देखा। नॉन एरोमेटिक में क्या था, कितने भी पाईबंद हो सकते हैं, चक्रीय तो होगा पर पाईबंद कितने भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 2 पाई हो, 6 पाई हो या 10 पाई हो। फिर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे असमतलीय होगा, यानी एक ना एक तो कम से कम एक ना एक तो क्या होगा, sp3 कार्बन होगा। कितना होगा, sp3, एक ना एक तो होगा ही होगा। फिर है कोई कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होगा, किसी प्रकार का कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होगा। और फोर्थ क्या है, यहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं होता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर थी, आपको स्ट्रक्चर दी हुई है, तो देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड, यहाँ पे ये बॉन्ड, ये तो क्या है सारे sp2 है, बट जो ये वाला है कार्बन, ये वाला देखिए क्या है, sp3 है। sp3 कार्बन होने की वजह से ये क्या हो गया, असमतलीय हो गया, और असमतलीय होने की वजह से ये क्या हो जाता है हमारा, नॉन एरोमेटिक। तो इस प्रकार आपको डिफाइन करना है। जैसे हमने एंटी एरोमेटिक का एक एग्जाम्पल लिया, जैसे ये एंटी एरोमेटिक का एग्जाम्पल, देखिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी। देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे इस बॉन्ड के पास भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ये कॉन्जुगेशन में आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब भी 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, किस वजह से, 4 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए मैंने ये आपको स्ट्रक्चर दे रखी थी 3, ये तो बेंजीन की स्ट्रक्चर थी, बेंजीन दे रखा, आप बताइए बेंजीन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक। तो देखिए ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए ये पाई सिस्टम है, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और जब भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या हो जाता है, एरोमेटिक। क्या हो जाता है, एरोमेटिक। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये था, ये स्ट्रक्चर दे रखी है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, कितना पाई हो गए, 6 पाई। और सारे के सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिड है। क्या है, sp2 हाइब्रिड। इस वजह से ये भी क्या हो जाता है हमारा एरोमेटिक। अब देखिए एक अपवाद आता है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रोपोलियम। क्या है ये, ट्रोपोलियम की स्ट्रक्चर है। अभी आपको कितना पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 2 4 2 6 तो 8, कितना पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो कंपाउंड क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब इसे होना क्या चाहिए था, एंटी एरोमेटिक, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। अब ये नॉन एरोमेटिक क्यों होता है, तो देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन है, कितने हैं, 8 कार्बन है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टब शेप होती है। जो टब होता है ना, टब उसके शेप की होती है। कैसे, 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ होंगे, 4 कार्बन 1 2, यानी 4 तो ये हो गए, 2 इस साइड में 2 इस साइड में, फिर नीचे की साइड में 4 होंगे, 2 2 2 और 2, तो क्या हो गया, ये एक टब शेप बन गई। क्या बन गई, टब शेप।
तो टब शेप क्या होती है, समतलीय होती है क्या, नहीं होती है। समतलीय क्या होता है, एकदम प्लेन, जिसे हम यूं काट सकते हैं। क्या उस टब, देखिए टब क्या हो गया, एक लेवल टब का नीचे हो गया और 4 कार्बन क्या हो गए, ऊपर की तरफ हो गए, तो ये क्या हो गया, असमतलीय। और असमतलीय होने की वजह से ये क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे नॉन एरोमेटिक, क्योंकि असमतलीय किस में आता है, नॉन एरोमेटिक में। इस प्रकार ये भी क्या हो जाता है हमारा नॉन एरोमेटिक। तो इस प्रकार हमने तीनों एग्जाम्पल को देख लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रोपोलियम, क्योंकि बहुत ही बार ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपके भी ये पूछा जा सकता है। फिर देखिए हम यहाँ पे देखते हैं स्थायित्व का क्रम। क्या देखते हैं, स्थायित्व का क्रम यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर, कि जो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा। तो देखिए आप सबको पता है एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। उसके बाद में कौन होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। और सबसे कम स्थायी कौन होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। आप देखिए एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्थायी क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है, कंटिन्यूअस अनुनाद आता है, डबल सिंगल, इस वजह से वो क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा स्थायी हो जाता है। उसके बाद में कौन होता है, नॉन एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्थायी होता है इस रूल के कारण, यानी 4 और पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये सबसे कम क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इस प्रकार हमने क्या समझ लिया, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को समझ लिया। एरोमेटिक क्या होते हैं, चक्रीय होना चाहिए, sp2 या sp होना चाहिए, यानी समतलीय होना चाहिए, कंप्लीट क्लोज कॉन्जुगेशन होना चाहिए और हक्कल का रूल फॉलो करना चाहिए। नॉन एरोमेटिक असमतलीय, सीधा सा याद रखना। और एंटी एरोमेटिक ये रूल होगा, बाकी सभी चीजें सेम है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक का चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, आप उन्हें अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे बात करेंगे IUPAC सिस्टम की, यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नोमेनक्लेचर सिस्टम की, कि नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या होता है। देखिए जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर सिस्टम को 3 टाइप में डिवाइड किया गया था। कितने टाइप में, 3 टाइप में। यानी फर्स्ट आया था कॉमन नेम, उसके बाद में आया था डेराइव्ड नेम, उसके बाद में आया था IUPAC नेम। तो कल हम सबसे पहले कॉमन नेम को पढ़ेंगे कि कॉमन नेम कैसे दिया गया, यानी सामान्य नाम कैसे दिया गया था, फिर हम कैसे डेराइव्ड नेम पे पहुंचे और फिर हम कैसे IUPAC नेम पे पहुंचे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।